हेलो फ्रेंड, दिस इज कपिल कुमार भगत। वेलकम टू साइंस टाइम। बात करते हैं सीटेट 2021-22 की और हम साइंस पेपर सेकंड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों का एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, जिससे हमको आने वाले एग्जाम के लिए एक नॉलेज मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पुराने क्वेश्चनों का एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मीन 61 से लेते हैं यहाँ पे। तो 61 नंबर का क्वेश्चन जो है, देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो कैसा होता है? आभासी सीधा, रंगीन और छोटा। दूसरा है वास्तविक सीधा, रंगीन और छोटा। तीसरा है वास्तविक उल्टा, श्याम एवं श्वेत और छोटा। या फिर वास्तविक उल्टा, रंगीन और छोटा। तो यहाँ सिंपल सी बात है, कैमरे की बात कर रहा है तो कैमरे में क्या पूछा उसने? सूची छिद्र मतलब कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वास्तविक होगा, उल्टा होगा, रंगीन और छोटा होगा। ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 4 सही आ जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 62, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे समूह दिए हैं ABCD और यहाँ पे पुंकेसर के भाग और स्त्रीकेसर के भाग। तो पुंकेसर में कौन से भाग होते हैं? परागकोश, तंतु, बिल्कुल सही है। अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, ये स्त्रीकेसर के भाग हैं, ये बिल्कुल सही है। बी की बात करते हैं तो परागकोश, पंखुड़ी नहीं पाए जाते पुंकेसर में। परागकोश, बाह्यदल, वर्तिकाग्र। तो अगर हम बाह्यदल की बात करते हैं, परागकोश की बात करते हैं तो परागकोश स्त्रीकेसर में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाह्यदल भी नहीं पाया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं पुंकेसर के भाग में सी नंबर में वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है, स्त्रीकेसर का भाग है। तंतु पाया जाता है। वर्तिकाग्र, बाह्यदल नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद वर्तिका, अंडाशय, तो अंडाशय नहीं पाया जाता है इस पे। परागकोश, तंतु, अंडाशय, तो यहाँ पे तंतु नहीं पाया जाता है। मतलब पहला वाला जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही है। पुंकेसर में परागकोश, तंतु पाए जाते हैं और स्त्रीकेसर में अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट और होता है यूजी, जहाँ से तंतु जो होता है परागकोश से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? फर्स्ट सही आ जाएगा, जो कि ए है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। यदि आप किसी घास के पौधे को सावधानी पूर्वक उखाड़कर उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि बात किसकी कर रहा है? घास की। ठीक है, घास का पौधा कैसा होता है उसके बारे में देख लेते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन जो है मूसला जड़ें और समानांतर शिराविन्यास तो ठीक है, लेकिन मूसला जड़ें नहीं पाई जाती हैं उसमें। मूसला जड़ें और जालिका रूपी शिराविन्यास, मूसला जड़ें ये दोनों ही चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ें बिल्कुल पाई जाती हैं। जालिका रूपी शिराविन्यास ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद रेशेदार जड़ें और समानांतर शिराविन्यास से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो घास होगा, किसी प्रकार का घास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे रेशेदार जड़ें और समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। तो इसमें बोला है 64 में कि कोई जंतु कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं के कोमल भागों को खाने के लिए अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालता है। कवच को खोलने और कोमल पदार्थों को खाने के पश्चात आमाशय जंतु के शरीर में वापस चला जाता है। यह आहार नाल धीरे धीरे पचता है। इस जंतु का नाम है। ठीक है, ये आहार जो है जहाँ पर आहार धीरे धीरे पचाता है, ठीक है, उस जंतु का नाम बताना है यहाँ पे, है ना। तो अगर हम बात करते हैं तो घड़ियाल, मगरमच्छ, है ना। उसके बाद ऑक्टोपस जो अष्टभुजा वाला होता है, ठीक है, कछुआ या स्टारफिश जिसको हम बोलते हैं तारामीन। तो इसका सिंपल सा जो आंसर आ जाएगा वो क्या जाएगा?
तारामीन, मतलब स्टारफिश इसको हम बोलते हैं, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मानव शरीर में क्षुद्रांत एवं बृहदांत की लंबाई का अनुपात बताना है। ठीक है, 8:1 है, 5:1 है, या फिर 1:5 है, 1:8 है। तो अगर हम बात करते हैं तो क्षुद्रांत और बृहदांत, ठीक है, तो इनकी बात करते हैं तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 5:1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर का सामान्य ताप सेल्सियस मापक्रम और फ़ारेनहाइट मापक्रम पर क्रमशः होता है। ठीक है, अगर साइंस के स्टूडेंट है तो इतनी बातें तो पता ही रहेंगी। ठीक है, 37 अंश सेल्सियस और 98.6 अंश फ़ारेनहाइट, या फिर 37 फ़ारेनहाइट, या फिर 98.6 अंश सेल्सियस, या 27 अंश सेल्सियस और 96.8 फ़ारेनहाइट, या फिर 37 फ़ारेनहाइट और 96.8 अंश सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सबको पता है। ठीक है, 37 अंश सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है एक डॉक्टरी तापमापी का, जिससे हम टेम्परेचर चेक करते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऊष्मा के कुचालक मतलब जिससे ऊष्मा का प्रवाह ना हो वो क्या कहलाते हैं, ऊष्मा के कुचालक कहलाते हैं। तो पहला ऑप्शन है वायु, जल और प्लास्टिक कुचालक है, तीनों बिल्कुल हैं। दूसरा है ऊन, लकड़ी और आयरन कुचालक नहीं है। तीसरा है जल, कॉपर और लकड़ी, कॉपर नहीं है यहाँ पे। फिर चौथा वायु, एल्यूमिनियम और ऊन, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे पहला नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 68। समुद्र समीर का कारण है। समुद्र समीर मतलब समुद्र की जो लहरें चलती हैं, ठीक है, उनका क्या कारण है उसे बताना है हमें। ठीक है, तो दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाना। दूसरा है दिन के समय समुद्र जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। फिर तीसरा है रात्रि में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना, या फिर रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल का धीमी गति से ठंडा होना। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। दिन के समय स्थल का समुद्र जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना। स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, और गर्म हवाएं जो होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, जिनका स्थान लेने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं, जिससे क्या होती है, समुद्र में समीर उत्पन्न हो जाती है। बात करते हैं 69 की। तो आपके पास 3 परखनलियां हैं, ए बी सी में फेनोल्फथेलिन विलयन है। परखनली ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl है, और बी में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, और सी में आसुत जल की 2-3 बूंदे प्रत्येक परखनली में डालने के परंतु पश्चात यदि आप प्रत्येक परखनली के विलयन के रंग का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परखनलियों में विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। ठीक है, तो पहली परखनली जो है फेनोल्फथेलिन विलयन, देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, आपके पास 3 परखनलियां हैं, ए बी तथा सी में फेनोल्फथेलिन विलयन का घोल रखा है। तीनों में ए में क्या डाले हमने, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले, बी में क्या डाले, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले, और सी में क्या डाल दिया हमने, आसुत जल की 2-3 बूंदे डाले। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे अवलोकन करना है कि हमें प्रेक्षण क्या प्राप्त होगा। ठीक है, ए में रंगहीन, ठीक है, मतलब अगर हम तनु HCl डालेंगे तो क्या होता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो ए में रंगहीन, बी में गुलाबी और सी में रंगहीन। ठीक है, फिर दूसरा है ए में गुलाबी, बी में फीका हरा और सी में रंगहीन। जबकि हम बात करते हैं ए में रंगीन, बी में रंगहीन और सी में गुलाबी, ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए में रंगीन हो जाएगा, बी में गुलाबी रंग आ जाएगा और सी में कोई रंग नहीं आएगा। 2-3 बूंदे अगर हम आसुत जल के डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फेनोल्फथेलिन का विलयन जो है वो किसमें अपना कलर बता देगा, गुलाबी रंग वो बता देगा कलर जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, मतलब बी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें जो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की।
कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पेपर पर डालता है, यह प्रेक्षण करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, फिर नीला लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। नीला लिटमस पेपर रंगहीन हो जाता है और लाल लिटमस पेपर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे अम्ल और क्षार की पूरी क्रिया है, ठीक है। तो जो अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं तो सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नीले लिटमस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 71 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्या हो जाएगा। यदि हम किसी 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिला लेते हैं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देते हैं और कुछ समय पश्चात परीक्षण करने पर हम पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम बताना है, ठीक है। जब हम उस मिट्टी को घोलेंगे बीकर में और थोड़ी देर रख देंगे तो वहाँ पे अलग अलग परतें बन जाएंगी, मतलब जो भारी चीज़ें हैं, भारी मिनरल्स हैं, वो कहाँ बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से परत बन जाएगी। तो उस परत को हमको क्या बताना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि पहले परत कौन सी है, फिर कौन सी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे बजरी, मृत्तिका, बालू, ह्यूमस और जल। फिर दूसरी आती बालू, बजरी, मृत्तिका, जल और ह्यूमस। फिर आता है मृत्तिका, बालू, बजरी, ह्यूमस और जल। तो यहाँ पे जो और लास्ट वाला जो है बजरी, बालू, मृत्तिका, जल और ह्यूमस। हाँ, तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो मतलब सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो लास्ट वाला ही होगा, बजरी, ठीक है। इनका क्रम जो रहेगा बीकर की तली के शीर्ष की ओर क्रम जो रहेगा, सबसे पहले बजरी, फिर बालू, फिर मृत्तिका, फिर जल और फिर ह्यूमस, ठीक है। ह्यूमस सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा चौथे नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है। इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए दोमटी और बालवी दोनों होनी चाहिए, मृणमय होनी चाहिए, बालवी और मृणमय दोनों होनी चाहिए, या मृणमय और दोमटी दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, गेहूं और चने की बात करते हैं। तो गेहूं और चने के लिए सबसे ऊपर एक जो मृदा होती है वह कैसी होनी चाहिए, मृणमय और दोमटी होनी चाहिए। बालवी तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। दोमटी और बालवी की तो मृणमय अकेली भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सबसे अच्छी मृदा मृणमय और दोमटी दोनों। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। तो 73 जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या कह रहा है, जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है, कॉपर सल्फेट का होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, या कॉपर कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण होता है, या कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ठीक है, कॉपर की प्लेट पे। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो ईंधनों के ऊष्मीमान का समानतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। ईंधनों का ऊष्मीमान बहुत सिंपल सी बात है, कैलोरी प्रति ग्राम, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, जूल या फिर किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो यहाँ पे ईंधनों की अगर बात कर रहा है तो ईंधनों में यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, किलो जूल प्रति किलोग्राम में इसको हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो यहाँ पे बोला है, टेटपोल जिस जल में वृद्धि कर रहे हैं उसमें उसका कायांतरण, मतलब जो वृद्धि करके वयस्क बनता है ना, तभी संभव होता है जब उस जल में पर्याप्त मात्रा में हो, ठीक है। टेटपोल मतलब जो टेटपोल होते हैं, मेंढक के बच्चे जब वो वृद्धि कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ उस जल में पर्याप्त मात्रा में क्या होनी चाहिए, ये हमें
बताना है। ठीक है, तो कैल्शियम होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए या खनिज होना चाहिए। तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या कर पाते हैं, अच्छे तरीके से वृद्धि कर पाते हैं और वयस्क बनते हैं। कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़रूरी है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में उसने बोला है कि सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीमान अधिकतम है। अधिकतम बताना है, ऊष्मीमान, किस ईंधन का ऊष्मीमान अधिकतम है। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसे हम बोलते हैं CNG, दूसरा होता है डीजल, तीसरा होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसे हम बोलते हैं LPG, और लास्ट है पेट्रोल। तो यहाँ पे समानता जो ईंधन के रूप में हम यूज़ करते हैं उसे उसके बारे में बताना है। CNG का भी यूज़ करते हैं लेकिन डीजल और पेट्रोल का नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, LPG का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसका मान भी सबसे अधिक होता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। ठीक है, तो इसके बहुत से बेनिफिट भी होते हैं। चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 77। वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मेथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। यहाँ पे हमको बताना है कि लगभग कितने परसेंट सारी गैसों का यहाँ पे क्या है, सम्मिश्रण है, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो 0.1% है, 1% है, 21% है या 78% है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, इन गैसों का मिश्रण बताना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं किया है, यहाँ पे जितनी गैसों की बात की है उनका मिश्रण बताना है। तो ऑक्सीजन तो 21% हो जाता है। ठीक है, उसको छोड़ दो, CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प सम्मिलित हैं, उनका परसेंट हो जाएगा 1%। ठीक, यहाँ कोई डाउट नहीं है, ऐसे डाउट क्लियर करते हुए चलना है हमें। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो 78 वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा यानी कि मधुमेह को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को स्रावित करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इस पे देख लेते हैं। हमको ग्लैंड्स बताना है, कौन सी ग्लैंड्स है वो, एड्रिनल है, अग्नाशय है, पीयूष है और थायराइड ग्लैंड है। तो सिंपल सी बात है, सबके अगर वर्क पता है तो हम सीधे बता देंगे कि अग्नाशय ग्लैंड जो है वो काहे को नियंत्रित करती है, वह शर्करा या मधुमेह को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। ठीक है, अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा है। ठीक है, तो स्थिर विद्युत बल है, घर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे बल हैं, स्थिर विद्युत बल की बात कर लेते हैं, घर्षण बल की बात कर लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर लेते हैं, चुंबकीय बल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अनुप्रयुक्त किए जाने की दर से जो घर्षण बल है, ठीक है, ये जो है भिन्न है। ठीक है, क्योंकि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, कोई व्यक्ति गॉइटर नामक व्याधि मतलब गॉइटर रोग से ग्रसित है। इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही है। तो कोई भी बता देगा इसका आंसर, बहुत सिंपल सा आंसर है, एड्रिनल, अग्नाशय, पीयूष या थायराइड। तो गॉइटर रोग जो होता है वो थायराइड ग्लैंड में। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। अब यहाँ से हमारे जो शैक्षिक मुद्दे वाले क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान को हम पढ़ाते हैं को बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए, परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। तीसरा है बच्चों को समझ आने योग्य होना चाहिए। या चौथा है बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। तो यहाँ विज्ञान जो है वो विज्ञान की विषय, यहाँ पे अलग ही क्वेश्चन मतलब इसका आंसर नजर आ रहा है कि विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। ठीक है, मतलब विज्ञान की विषय वस्तु अगर पता है, उसको अच्छे से पढ़ाया जाए तो बच्चे जो होते हैं वो
बहुत मतलब बच्चे के प्रति ईमानदारी से हम पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। 82 का क्वेश्चन है। तो 82 क्या बोल रहा है कि मापनी बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्न चरणों सही क्रम में हमको नहीं है, ठीक है, का उल्लेख करती है। तो सबसे पहले बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखना है, नहीं, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है वो बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। तीसरा है मापनी बेलन के अल्पतमांक को लिखिए। चौथा क्या जाएगा, बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आ जाएगा मापनी बेलन के अल्पतमांक को लिखना पड़ेगा सबसे पहले। फिर सेकंड में क्या जाएगा, बेलन के में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए, ठीक है। फिर क्या जाएगा, बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए और लास्ट में जो आ जाएगा वो आ जाएगा बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लीजिए, ठीक है। पाठ्यांक मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, अल्पतमांक से स्टार्ट करते हैं और पाठ्यांक तक ले जाते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहला कौन सा जाएगा, ग, फिर घ और फिर ख, मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, हाँ ठीक है, यही वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए बात करते हैं 83 क्वेश्चन की। वंदना की रुचि कक्षा 8वें शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रकरण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रम को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहला दत्त कार्यक्रम प्रश्न पद्धति, दूसरा है परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति और तीसरी आती है गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति और चौथी आती है गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा परियोजना वाला। परियोजना जो होता है वो विज्ञान का मुख्य भाग होता है, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, ठीक है। विज्ञान में क्या होता है, परियोजना और प्रयोगशाला, मतलब प्रयोगशाला यानी कि हम लैब में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति आ जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। चलिए बात करते हैं 84 नंबर के क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जाएगा प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, फिर साहित्यिक साक्षरता का निर्णय करना, विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना, यहाँ कला का तो कोई योगदान नहीं है। फिर आता है प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षिक श्रेष्ठता अर्जित करना, अभी से कहाँ प्रतियोगिता परीक्षा देंगे, मतलब यहाँ पहला वाला सही आ जाएगा, प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही आंसर हो जाएगा इसका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, मतलब एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कंफर्म होता है ये, ठीक है। यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को खालिस्तान पर बल देना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में परीक्षार्थियों की मदद करने में। दूसरा है विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में, शिक्षार्थियों की मदद करने में, शिक्षार्थियों के सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने। फिर चौथा है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञान धारा को बढ़ावा देने, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन सही आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर फर्स्ट वाला, ठीक है। मतलब कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थी की मदद करना, ठीक है। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने पर बल देना चाहिए,
ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में क्या बोला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि पहला है उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्य को संप्रेषित करना चाहिए, दूसरा उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, तीसरा उसे शिक्षण के समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए, फिर है उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है संज्ञानात्मक वैधता की, संज्ञानात्मक वैधता की बात कर रहा है, तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही आ जाएगा, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो बोल रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 11वीं वाला मतलब 11वीं का पाठ्यक्रम दे दिया 8वीं वाले बच्चे को, ठीक है, उसके लेवल का ही होगा तभी वो पढ़ पाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। तो 87 क्या बोल रहा है, कक्षा 6 में पदार्थों का पृथक्करण विषय सबसे अधिक प्रभावी ढंग से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पदार्थों का पृथक्करण किस ढंग से बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। तो संबंधित संकल्पनाओं की गहन व्याख्या करके, व्याख्यान विधि द्वारा। ठीक है, दूसरा आता है शिक्षार्थियों द्वारा हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को कराकर, बहुत अच्छा है ये। फिर आता है अच्छा गृह कार्य कराकर, फिर आता है विभिन्न उपविषयों पर अधिक से अधिक सामूहिक चर्चाओं का आयोजन कराकर। तो यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छा जो है वो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही आ जाएगा। मतलब विद्यार्थियों को खुद ही दे दिया जाए कि भैया तुम इनको अलग करके बताओ, तो वो बहुत अच्छे से समझेंगे पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए, विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए, कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। फिर आता है वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला रचनावाद, बच्चा जो होता है रचनावाद, विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे रचनावाद के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 देखो, यहाँ पे विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में क्या होना चाहिए, विज्ञान को हम क्या करेंगे, सक्रिय रूप से शामिल करेंगे, एक्टिवली। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा। बात कर लेते हैं 89 क्वेश्चन की। अंजलि कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को विद्युत चुंबक का निर्माण करते समय निम्नलिखित चरणों को, जो सही क्रम में नहीं है, निष्पादित करने के लिए कहती है। ठीक है, पहला है कील के किनारे के पास कुछ पिन रखिए, फिर दूसरा है विद्युत प्रवाहित कीजिए और देखिए कि क्या होता है, फिर तीसरा है लोहे की कील के आसपास तांबे की तार को मजबूती से लपेटिए, फिर तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़िए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, क्रम से जोड़ना है कि पहले कौन सा ऑप्शन आएगा इन चारों में से। ठीक, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोहे की कील के आसपास तांबे की तार को हमको क्या करना है, मजबूती से लपेट लेना है। फिर दूसरा क्या जाएगा, तार के सिरों को सेल के टर्मिनल से जोड़ देना है। ठीक है, फिर क्या जाएगा, कील के किनारों के पास कुछ पिन रख देना है। फिर क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे और देखेंगे क्या होता है। ठीक है, मतलब हमारा क्या जाएगा, पहला ग आ जाएगा, फिर आ जाएगा घ, ठीक है, फिर क्या जाएगा क, और फिर आ जाएगा ख। ठीक है, क और ख मीन्स हमारा ग नंबर का ऑप्शन ग घ ग, मतलब दो ऑप्शन। यहाँ पे हमारा जो आंसर जो हो जाएगा वो आंसर नंबर सेकंड आ जाएगा, जिसमें सारे ऑप्शन जो है क्रम से लगे हुए हैं कि किस प्रकार से प्रैक्टिकल करना है। बात करते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को गति और समय प्रकरण पढ़ाते समय सविता शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार की गति के उदाहरण देती है, उसके द्वारा दिया गया निम्न में से कौन सा उदाहरण गलत है। ठीक है, गति के उदाहरण दी है और हमको बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति। ठीक है, फिर आता है मेरी
गो राउंड में बैठे लड़के की गति, फिर आता है विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति, फिर आता है बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट के बॉल की गति। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमको क्या बताना है, गति और समय के लिए बताना है। ठीक, तो यहाँ पे मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति, ठीक है, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति और बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट के बॉल की गति। ठीक है, इन तीनों में समय और गति का बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल बैठ रहा है। ठीक है, लेकिन यदि हम बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले की, मतलब ऑप्शन नंबर 1 की, गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार गति। ठीक है, तो लड़का जब बैठा हुआ है तो उसकी कोई गति नहीं, सिर्फ कार गति कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, मीन्स ये सही हो जाएगा, अपना आंसर सही हो जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला उदाहरण क्या हो जाएगा, गलत। चलिए, तो ठीक है, ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। हमने देखे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।